मुर्दों का कॉलेज। आयुष, आजा मैच खेलने चलते हैं। मैच खेलने की जगह कहाँ है? ग्राउंड में तो मकान बने हैं। जंगल के उस पार एक कॉलेज है, उसमें एक छोटा सा ग्राउंड है, वहीं खेलने चलते हैं। विजय और आयुष बैट और बॉल लेकर जंगल के उस पार वाले कॉलेज में पहुंचते हैं। वो दोनों कॉलेज की दीवार कूदकर कॉलेज में घुसते हैं और क्रिकेट खेलने लगते हैं। विनय शॉट मारता है और बॉल कॉलेज की बिल्डिंग में चली जाती है। आयुष और विनय बिल्डिंग के अंदर बॉल लेने जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने से दो कॉलेज स्टूडेंट्स, जिनकी शक्ल भयानक होती है, एक के चेहरे की हड्डियां दिख रही होती हैं और एक का चेहरा कंकाल जैसा होता है, और वे लोग क्रिकेट हेलमेट लगाए हुए होते हैं, उनकी तरफ आ रहे हैं। विनय और आयुष चिल्लाते हैं, बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ विनय और आयुष के साथ? क्या है जंगल के पार वाले कॉलेज का राज? आइए सुनते हैं कहानी मुर्दों का कॉलेज। रेवाड़ी नाम का कस्बा पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां मारिया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। आज मारिया का 12th क्लास का रिजल्ट आया था। बेटा, तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जरा अपने भाई को देखो, अपने अच्छे मार्क्स की बदौलत ही तो वो दिल्ली के हंसराज कॉलेज में पढ़ रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हें किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। मारिया उदास होकर अपने कमरे में भाग जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वो इंटरनेट पर अपने घर के आसपास के कॉलेज सर्च करके देखती है। वो देखती है कि उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर जंगल के उस पार डॉक्टर जाकिर हुसैन नाम का एक कॉलेज है। मारिया बहुत खुश होकर अपनी मम्मी के पास जाती है। माँ, जंगल के उस पार एक कॉलेज है जो 40% के नीचे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एडमिशन देता है। मैं अभी इंटरनेट पर देख कर आ रही हूँ, कल मैं उसी कॉलेज में जाऊंगी। मारिया अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज जाती है। मारिया को कॉलेज में अपनी स्कूल की सीनियर मेघना दिखाई देती है। अरे मेघना दीदी, आपने तो पिछले साल फेल होने की वजह से सुसाइड कर लिया था। क्या पागल हो गई हो? मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। तभी एक औरत मारिया के पास आती है। बेटी, एडमिशन चाहिए? मिल जाएगा। अरे आप तो शांति आंटी हो, जो पहले हमारे स्कूल में काम किया करती थी, फिर आपने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। नहीं, मुझे यहाँ नौकरी मिल गई थी। मारिया को स्कूल का सन्नाटा और स्कूल में मौजूद लोग अजीब से लग रहे थे। कहीं ये सब मरे हुए लोग तो नहीं हैं? मुझे नहीं लेना यहाँ एडमिशन। औरत मारिया का हाथ पकड़ लेती है। तुझे यहाँ एडमिशन लेना ही होगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी। हम सब बहुत भूखे हैं। तभी मारिया देखती है कि चारों तरफ से कॉलेज के स्टूडेंट्स, जिनके चेहरे भयानक हैं और कुछ के गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, कुछ के चेहरे कंकाल की तरह, कुछ का सर फूटा हुआ है, सभी मारिया की तरफ चले आ रहे हैं। मारिया औरत के मुंह पर तेजी से फाइल मारती है और अपना हाथ छुड़ाकर कॉलेज के बाहर भागती है। रास्ते से गुजरते समय उसे एक औरत मिलती है। सुन बेटी, मेरा बेटा आयुष और उसका दोस्त विनय। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे पास मत आना, तुम सब मरे हुए हो। औरत अपने हाथ पर नाखून से खून निकाल कर दिखाती है। मैं जिंदा हूँ। मेरा बेटा आयुष और उसका दोस्त विनय पड़ोस वाले कॉलेज में क्रिकेट खेलने गए थे। 1 महीना हो चुका है, अभी तक नहीं लौटे हैं। मैं उस कॉलेज में जाती हूँ तो वहाँ मुझे कोई मिलता ही नहीं। पुलिस भी मेरी नहीं सुन रही। आंटी, मैं उसी कॉलेज से आ रही हूँ। वो मुर्दों का कॉलेज है, वहाँ सब मरे हुए लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। मैं एक बाबा को जानती हूँ। मारिया और आंटी पीर बाबा को लेकर कॉलेज पहुँचते हैं। जो स्टूडेंट फेल होने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी असंतुष्ट आत्माएं यहाँ एडमिशन ले लेती हैं। आयुष और विनय को उन असंतुष्ट आत्माओं ने मार डाला। बाबा आत्माओं की शांति के लिए कॉलेज में हवन करते हैं और कॉलेज की सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाते हैं। बाबा आसपास के लोगों को बुलाकर उनसे कहते हैं,
सभी पेरेंट्स को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए परेशान ना करें। केवल मार्क्स से ही जीवन निर्धारित नहीं होता। जीवन में और भी बहुत कुछ करने के लिए है। नवी मुंबई की बढ़ती आबादी के साथ वहां जोर शोर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। इन्हीं में से एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम करती थी नंदिनी, जो एक इंजीनियर थी। ये नंदिनी का फर्स्ट प्रोजेक्ट था एज एन इंजीनियर, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। अब तक का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद है अगले 6 महीने में बिल्डिंग का बेसिक कंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाएगा और फिर मेरे करियर में अच्छी प्रोग्रेस होगी। इंजीनियर साहिबा, करियर के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आपका एक हस्बैंड भी है जो आपका घर में वेट कर रहा है। याद है, अभी निकलने ही वाली थी और आपका कॉल आ गया। चलिए आप फोन कट करिए, मैं आती हूँ। नंदिनी हर दिन कई घंटों तक साइट पर बैठकर काम सुपरवाइज किया करती थी। 6 महीने बीत गए और अब बिल्डिंग के सामने लॉबी के कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन का काम शुरू था। आराम से मनोज, संभाल कर। जी मैडम। नंदिनी को सारे वर्कर की बहुत फिक्र रहती थी। एक दिन नंदिनी हाफ डे में ही साइट से चली गई। नंदिनी को घर पहुंचकर बहुत सारी तैयारियां करनी थी क्योंकि आज उसकी शादी की पहली एनिवर्सरी थी। नंदिनी ने अपना घर डेकोरेट किया और फिर अपने हस्बैंड के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाने लग गई। सब कुछ हो जाने के बाद नंदिनी ने एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनी और अब वो रेडी थी। थोड़ी देर में विनोद घर आ गया। सरप्राइज, हैप्पी एनिवर्सरी। विश यू द सेम। मुझे लगा था तुम भूल गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है मिस्टर हस्बैंड कि मैं अपनी एनिवर्सरी ही भूल जाऊं? मैं तो तुम्हारे गिफ्ट की तैयारी पिछले 1 हफ्ते से कर रही हूँ। ये देखो, तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है, इसीलिए कैमरा। अरे वाह, आई लव यू नंदिनी। विनोद अपना गिफ्ट देखने में मगन हो गया। और मेरा गिफ्ट भूल गए क्या? विनोद ने नंदिनी को डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया, जो देखकर नंदिनी बहुत खुश थी। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक नंदिनी का फोन बजा। 1 मिनट विनोद, साइड से फोन है। हेलो, हाँ मुकेश बोलो। क्या? कैसे? सुबह तक तो सब ठीक था। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम अभी जाओगी? साइट पे एक प्रॉब्लम हो गई है, अर्जेंट जाना पड़ेगा। मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। तब तक तुम फ्रेश हो जाओ प्लीज। ठीक है, पर जल्दी आना। नंदिनी अपने घर से साइट के लिए निकली। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची और वहां के सुपरवाइजर ने नंदिनी को प्रॉब्लम बताई। पर टेरेस का काम तो 1 महीने पहले ही हुआ था। अचानक वहां की वॉल में क्रैक कैसे आ सकता है? यही नहीं समझ आ रहा मैडम, आप चलकर खुद देख लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। नंदिनी सुपरवाइजर के साथ ऊपर गई और वहां दीवार पर आई हुई क्रैक देखने लगी। मैडम, अगर इस वॉल पे और लोड आया तो पूरी बिल्डिंग की वॉल में क्रैक आ जाएगा, पर ये क्रैक क्यों आया ये पता नहीं चल रहा है। नंदिनी सुपरवाइजर की ओर मुड़ी और अचानक उसका पैर फिसला और उसका बैलेंस बिगड़ गया। मैडम! नंदिनी सीधा लॉबी की कंस्ट्रक्शन की रॉड्स पर गिर गई और वो रॉड नंदिनी के आर पार हो गई। नंदिनी को बड़ी ही दर्दनाक मौत मिली। अक्सर नंदिनी की फोटो देखकर रोया करता था। कंस्ट्रक्शन का काम रुका नहीं, वो चलता रहा। लेकिन सूरज ढलने के बाद लोगों को नंदिनी की चीख सुनाई देती थी। चीख सुनकर लेबर भागने लगे। जैसे तैसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। वहां लोग आकर रहने लगे, लेकिन हर रात लोग नंदिनी की चीखों से सहम जाते थे। फिर कुछ महीने बाद यहाँ एक औरत रहने आई, मधुलिका। मधुलिका एक मीडियम थी, मतलब वो आत्माओं से बातें भी कर सकती थी और आत्माएं उसके शरीर में दाखिल भी हो सकती थी। एक रात मधुलिका ने नंदिनी की आत्मा की चीख सुनी।
वो उस दिशा में दौड़ पड़ी। मधुलिका ने देखा कि नंदिनी की आत्मा रो रही थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ, पर कैसे? क्योंकि मैं एक मीडियम हूँ इंसानों और आत्माओं के बीच। तुम्हारी आत्मा यहाँ कैसे आ गई? नंदिनी की आत्मा ने उसे अपनी कहानी सुनाई। ओह, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हारी आखिरी विश क्या थी जो अधूरी रह गई, जो तुम यहीं फंस गई? मैं अपने हस्बैंड को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मेरी मौत हो गई। मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकती हूँ और तुम्हें मुक्ति भी दिलवा सकती हूँ। क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, अगली पूर्णिमा को मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तुम्हें मेरी बॉडी में एंटर करना है, फिर अपनी विश पूरी करनी है और फिर तुम मुक्त हो जाओगी। लेकिन तब तक तुम किसी को नहीं डराओगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगले दिन मधुलिका विनोद से मिलने उसके घर गई। आप नंदिनी के हस्बैंड हैं ना? जी हाँ, पर शायद आप नहीं जानती कि नंदिनी को मरे हुए काफी वक्त हो गया है। मैं जानती हूँ, और ये भी कि अब तक नंदिनी को मुक्ति नहीं मिली। क्या मतलब आपका? मैं एक मीडियम हूँ, मतलब इंसानों और आत्माओं के बीच का दरवाजा। मैं आपको भी देख सकती हूँ और आत्माओं को भी। और कल ही मैं नंदिनी की आत्मा से मिली थी। आत्मा? विनोद, नंदिनी को अब तक मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसकी लास्ट विश अब तक अधूरी है। वो तुम्हें अपने हाथ से डिनर खिलाना चाहती थी। जब तक उसकी लास्ट विश पूरी नहीं होगी, उसकी आत्मा भटकती ही रहेगी। लेकिन अब ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, शायद इसीलिए मुझे उस बिल्डिंग में लाया गया। मैं एक मीडियम हूँ। कोई भी आत्मा मेरे बुलाने से मेरी बॉडी में आ सकती है और अगली पूर्णिमा को नंदिनी की आत्मा मेरे शरीर में होगी। तब वो तुम्हें खाना खिलाएगी, शायद रोएगी भी, पर इससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए आपको अगली पूर्णिमा की रात मेरे घर आना होगा। मैं जरूर आऊंगा। विनोद को सहानुभूति देकर मधुलिका वहां से चली गई। पूर्णिमा का दिन आया और मधुलिका ने सुबह से तैयारियां शुरू कर दी। उसने जमीन पर पेंटागन बनाया, अलग अलग पत्थर रखे और शाम से ही मेडिटेशन में बैठ गई। लगभग 7 बजे उसके घर की डोरबेल बजी और विनोद आ गया। अब जैसे ही मेरा मेडिटेशन खत्म होगा, मैं नंदिनी को बुलाऊंगी। फिर इस रूम की लाइट्स बंद हो जाएंगी और हवा तेज हो जाएगी और तब नंदिनी मेरी बॉडी में प्रवेश कर चुकी होगी। ये खाना मैंने बनाकर रखा है। नंदिनी आपको ये खिलाएगी और देन बेहोश हो जाएगी। बस उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं। ठीक है। और फिर मधुलिका मेडिटेशन करने लगी। कुछ देर बाद, नंदिनी, नंदिनी, तुम्हारा विनोद आ गया है। बस इतना बोलते ही हवाएं तेज हो गई। कमरे की लाइट्स बंद चालू होने लगी और अब जब मधुलिका ने आंखें खोली तो विनोद, विनोद, मैं तुम्हारी नंदिनी हूँ। रो मत विनोद, वरना मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर रोते रहे। नंदिनी, तुम्हारी आखिरी विश। और विनोद ने नंदिनी के सामने प्लेट रख दी। नंदिनी ने रोते हुए एक रोटी का पीस तोड़ा और सब्जी में डुबोकर विनोद को खिला दिया। विनोद रोता हुआ खाना खा रहा था। नंदिनी उसे खिलाती गई और वो खाता गया। अब मेरे जाने का समय हो गया है। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। और फिर नंदिनी बेहोश हो गई। विनोद कुछ देर तक रोता रहा और फिर उसने मधुलिका के चेहरे पर पानी मारा। आप ठीक हैं? जी हाँ, अब नंदिनी को मुक्ति मिल गई। अब उसकी चीख कभी किसी को सुनाई नहीं देगी। विनोद ने अपने आंसू पोंछे।
थैंक यू।